देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और राज्यसभा के लिए शपथ ग्रहण जल्दी करेंगे और कल दोपहर 1:20 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और फिर शुक्रवार को राज्यसभा में शपथ लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इस मीटिंग के तुरंत ही बाद वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। करीब 5 महीने के अंदर अब 10 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार राज्यसभा में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा और तेज हो जाएगी बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं जैसा आप बता रहे थे तो सरकार तो नहीं बनेगी ना, और सरकार नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी तिथि अच्छा दिन देख के ही बनता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। 9 अप्रैल दोपहर 1:20 पर नीतीश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। इस मीटिंग के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, एनडीए की सरकार कहलाएगी और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को त्यागेंगे उसके बाद एनडीए के नेता बैठ के सब तय करेंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, यानी कौन होगा बिहार का सम्राट। एक ओर जहां 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, दूसरी ओर खबर यह भी है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सियासी हलचल के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है और उस पोस्टर में लिखा है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार। निशांत कुमार है तैयार। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर वो तैयार हुए हैं, तो हमारे भविष्य के निर्माता तो यही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक तेज सियासत के बीच हर कोई इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन बनेगा बिहार का सम्राट। जेडीयू का होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश की जाति से होगा नया सीएम? क्या लवकुश समीकरण से बनेगा सीएम? क्या ओबीसी या ईबीसी का मुख्यमंत्री होगा या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? या फिर किसी दलित को मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का मौका? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस खबर की जिसका सीधा सरोकार देश की सुरक्षा से है। अररिया के जोकीहाट, पलासी और फारबिसगंज और मोतिहारी के पताही का गुजराल बाजार। ये नाम सिर्फ जगह नहीं, ये उन साजिशों के अड्डे बनते जा रहे हैं जहां भारत की पहचान को चंद पैसों में बेचा जा रहा था। यहां फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर पुलिस ने रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। फर्जी पहचान का जाल, पहचान बनी व्यापार, फर्जीवाड़े का विस्तार,
नकली आईडी का वार। आधार कार्ड एक पहचान जो हर भारतीय की पहचान है, एक दस्तावेज जो देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। लेकिन जब यही पहचान बिकने लगे तो खतरा सिर्फ सिस्टम को नहीं पूरे देश को होता है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा। ये ऐसे लोग तैयार कर रहे थे जिनकी कोई असली पहचान ही नहीं, फिर भी उनके पास था एक वैध आधार कार्ड, भारतीय होने का सबूत। ये पहली तस्वीर है नेपाल बॉर्डर से सटे फारबिसगंज की, जहां सोनू आधार पैन सेंटर नाम की दुकान पर बीते दिनों साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड बनाने की सामग्री के साथ कई दस्तावेज बरामद किए और दुकान संचालक मोहम्मद मोहसिन आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं दूसरी तस्वीर जोकीहाट थाना की है, जहां बीते 5 मार्च को पुलिस ने भारी मात्रा में आधार कार्ड, कई पहचान पत्र, फिंगर स्कैनर, आई स्कैनर समेत कई दस्तावेज बरामद कर आरोपी मोहम्मद अम्मर आलम को दुकान से गिरफ्तार किया था। एक केस जोकीहाट थाने में मार्च में हुआ था, एक केस प्लासी थाने में हुआ था, वो भी मार्च में हुआ था। एक 2 तारीख को हुआ था, एक 3 तारीख को हुआ था। कल फारबिसगंज थाना में एक परसों की रात्रि में हम लोगों ने छापेमारी की थी। वहाँ पर हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो सेंटर है, सीएसपी सेंटर था, वहाँ पर कुछ फर्जी तरीके से कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर अपडेट किए। और ये सिलसिला अररिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मोतिहारी तक पहुँच गया। पताही थाना क्षेत्र के गुजराल बाजार में साइबर कैफे की आड़ में चल रहा फर्जी आधार का धंधा उजागर हुआ। केंद्र को सील कर उपकरण जब्त किए गए। ये तस्वीरें देखकर दिल कांप जाता है। पुलिस की छापेमारी, मेज पर बिखरे फर्जी दस्तावेज, स्कैनर, लैपटॉप और सबसे खतरनाक, एक क्लिक में किसी भी विदेशी या अपराधी को भारतीय नागरिक बना देने की ताकत। देखिए, आपने सुना होगा कि आपका आधार आपका परिचय, आपकी पहचान। मतलब साफ है कि आधार कार्ड से लोगों की आइडेंटिटी होता है। और जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है तो भारत नेपाल का जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा काफी संवेदनशील रहा है। आए पिछले कई दशकों से यहाँ अवैध घुसपैठ, भारत विरोधी गतिविधि, इस तरह के हरकत चलते रहे हैं। सोचिए, अगर कोई भी कहीं से भी फर्जी पहचान के साथ इस देश में रह सकता है तो क्या सुरक्षित है हमारे शहर, क्या सुरक्षित है हमारे बच्चे, क्या सुरक्षित है हमारी सीमाएं? ये एक संगठित नेटवर्क है जिसकी जांच जारी है। एक तरफ वो जवान हैं जो सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के लिए देश की पहचान बेच दे रहे हैं। ये सिर्फ कागज नहीं बन रहे थे, ये देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही थी। हर फर्जी आधार कार्ड एक संभावित खतरे की एंट्री टिकट था और इस एंट्री पर रोक सिर्फ पुलिस और सीमा पर खड़ा जवान नहीं लगा सकता। इस पर रोक लगे, इसके लिए हर भारतीय जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। मोहनिया नगर के चांदनी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी हो गई। आरोप है कि इन गाड़ियों का चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटा गया था। बिना कनेक्शन के गैस सिलेंडर की मांग की जा रही थी और नहीं देने पर जबरन उनका चालान काट दिया गया। एजेंसी के मैनेजर रामशंकर झा ने आरोप लगाया कि लाइसेंस दिखाने के बाद भी उनके साथ बदतमीजी की गई, जिससे नाराज एजेंसी कर्मियों ने गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दिया। इससे चांदनी चौक पर गाड़ियों की कतार लग गई और पूरे मामले पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से सफाई दी गई। बिना पेपर के जा रही गाड़ियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। दिखाए तो कह रहे हैं कि इसे दिख नहीं रहा है और हमको आधा घंटा डिस्टर्ब किए, तुम काम कर रहे हैं। मेरी दूसरी गाड़ी को अभी पकड़ करके रख ले हैं और ये भी धमकी दे रहे हैं कि सारे गाड़ियां कभी इन्होंने चलान करेंगे। ये हमारे यहाँ 2 बार गए थे ब्लैक में सिलेंडर मांगने, मैं इनको नहीं दिया और इसी के वजह से हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। इतनी गाड़ी जा रही है, किसी को नहीं रोक रहे। बात है, हमको कहना है कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, हम फाइन काटे इनको 1000 का। आज हेमलेट नहीं लगाए हुए थे, उनको हम 1000 का चालान काटे हैं। हाँ, कल भी जैसे गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था
सीट बेल्ट नहीं था, हम दोनों का फाइन काटे हैं 3,500 का। ये कुछ पेपर्स नहीं थे, उसकी वजह से गाड़ी पे फाइन हुआ। उसी के आक्रोश में जो गैस सिलेंडर वाले थे उनके द्वारा रोड जाम किया गया है। अभी रोड जाम हटा दिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित है। नहीं, देखिए ये सब जांच का विषय है, जो भी है इस पर जांच होगी अगर ऐसा है तो। गोपालगंज पुलिस ने राजनीतिक रसूख वाले बड़े भूमाफिया गंग दयाल यादव को गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र के डाकघर चौक के स्थित आवास से गंग दयाल यादव की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार भूमाफिया पर फर्जी कागजात बनाकर लोगों की जमीन को कब्जा करने के अलावा कई संगीन आरोप भी हैं। एसपी ने बताया कि भूमाफिया की पटना तक पहुंच है और कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तार गंगदयाल की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि लालू परिवार का गंगदयाल यादव करीबी था। वहीं इस भूमाफिया की गिरफ्तारी के बाद फरार माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। 2017 के आसपास से ही, इनफैक्ट 2018 के पहले से यहाँ गोपालगंज में एक गैंग एक्टिव था। वो क्योंकि हम लोग लगातार ज़मीन पर जो भूमाफिया हैं, जो आम नागरिकों की ज़मीन का कब्जा करते हैं, फेक रजिस्ट्री के जो कागज़ बनाते हैं उन पर काम कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों को पता चला था। तो 2017-18 में योगेंद्र पंडित और गंगदयाल यादव नाम के 2 अपराधी थे। इन लोगों का बड़ा लंबा चौड़ा गैंग चलता था। उस समय भी इन लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई थी। उस समय तक ये लोग जेल में भी रहे हैं। फिर पता चला था कि ये लोग पुनः क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और कई मामलों में आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। फेक रजिस्ट्री के कागज़ भी बनवा रहे हैं और रंगदारी भी मांग रहे हैं और उनकी ज़मीनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में डीएसपी प्रोबेशनर नीरव कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। गोपालगंज पुलिस ने भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। राजनीतिक रसूख से संबंध रखने वाले एक बड़े भू माफिया की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। नगर थाने की पुलिस ने ये कार्रवाई की है और डाकघर चौराहे से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार भू माफिया का नाम गंगदयाल यादव बताया जा रहा है, जो नगर थाना क्षेत्र के डाकघर चौराहे का रहने वाला है और इस पर सरकारी जमीन अतिक्रमण करने और कब्जाने का भी आरोप है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि राजनीतिक रसूख वाले भू माफिया की गिरफ्तारी की गई है, जिसका संबंध राजधानी पटना के एक बड़े घराने से है। बता कि गंगदयाल यादव आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं और राबड़ी देवी के अलावा लालू प्रसाद के साथ कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर की है। गंगदयाल यादव की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूर्व में भी जेल जा चुका है और आज फिर से गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एसपी विनय तिवारी ने सख्त लहजों में कहा है कि भू माफिया जो फरार है, जो लोगों की जमीन फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा कर रहे हैं, उनकी भी सूची तैयार की गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई से न सिर्फ भू माफियाओं में हड़कंप मचा है, बल्कि फरार अपराधियों में भी हड़कंप देखा जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और इस बीच आपको बड़ी खबर बांका से बताते हैं, जहां धोरैया थाना क्षेत्र के सरवा गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पटना एसटीएफ से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी बोध नारायण मंडल भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। बौंसी एसडीपीओ के साथ धोरैया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। छापेमारी में मिली निशानदेही पर पंजवारा थाना क्षेत्र में भी छापेमारी हुई, जहां से भी हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने रैकेट में शामिल सभी लोगों के नाम का जल्द खुलासे का दावा किया है। इस कांड में एक अभियुक्त बोध नारायण मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसमें सामान बरामद किया गया, जो अर्धनिर्मित सामान है सब, जो बहुत सी संख्या में है और पूरा टोटल 18 परदर्श इसमें है। अर्धनिर्मित पिस्टल है, स्लाइड है, बॉडी है, जिंदा गोली है, पिस्टल का फरमा है, गुनिया है, लोहा का शिकंजा है, लेथ मशीन है, गुना काटने वाला मशीन है, ड्राई है, बहुत सा सामान है जो बनता है हथियार उसका है। सिवान के मैरवा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और आंखों के सामने ही लाखों का जो फसल है वो बर्बाद हो गया और मेहनत खाक होता देख किसान परेशान दिखे। मैरवा थाना क्षेत्र के झजवा मोड़ के पास की घटना है,
जब एक खेत में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एक एक करके कई बीघा में लगी गेहूं की फसल खाक हो गई। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कई गांव के लोगों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी में किसानों को लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तक हम अपने ड्राइवर को फोन किए तो हमारे ट्रैक्टर लेकर आया और ट्रैक्टर लेकर आने के बाद चारों तरफ से हम लोग घेर लिए, जोत कर हर से घेर दिए, घेर कर आग को बुझाना चालू कर दिए। तब तक आग पर काबू पा लिए हम लोग। और उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए थे, तो फायर ब्रिगेड आने के पहले हम लोग आग को बुझा दिए थे। तब फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची और आकर यहाँ का मुआवजा लिए।